नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनाकल कोचिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं और आज करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट है संविधान के पार्ट 3 में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में इनका वर्णन है और इसे पार्ट 3 में मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ये भी वर्ड याद रखना, मैग्ना कार्टा, किसी बड़े डॉक्यूमेंट को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो ये विस्तृत जानकारी है पूरे इस संविधान में फंडामेंटल राइट्स से लेकर। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन। संविधान में इस बात की गारंटी, संविधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों को जो फंडामेंटल राइट मिले हुए वो सुनिश्चित भी हो। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट, पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, अब 6 फंडामेंटल राइट है। पहले है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 के बीच में। हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे आगे। आर्टिकल फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट 29 से लेकर 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32। तो ये 6 आर्टिकल, 6 संविधान में फंडामेंटल राइट है वो दिए हुए। कई बार सीधा क्वेश्चन इतना भी आ जाता है कितने राइट्स हैं, तो आंसर होगा 6 है। लेकिन जो ये आर्टिकल नंबर 31 है, ये कहाँ है? ये है, पहले इसको ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह पहले ये था राइट टू प्रॉपर्टी और इसको ख़त्म करके लीगल राइट बना दिया है। फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में फ़र्क होता है कि फंडामेंटल राइट में सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पहुँच सकता है कोई जिसका फंडामेंटल राइट है छीना जा रहा हो, लेकिन जो लीगल राइट है उसके केस में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो आप बोल सकते हैं कि फंडामेंटल राइट है वो एक बहुत बड़ी इंडिया में डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी देन है। जो राइट टू प्रॉपर्टी है अब उसको रख दिया गया है संविधान में 1978 में, ये संशोधन हुआ था 300A में। फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो मूल अधिकार हैं उसकी क्या खास बात है? दे आर नॉट एब्सोल्यूट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन देम बाय द स्टेट। 100% एब्सोल्यूट नहीं है वो। फंडामेंटल राइट में कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, जैसे कि राष्ट्रपति को कुछ विशेष सुविधाएं होती है, या कोई इंसान है जैसे अंडमान निकोबार में कुछ ऐसा एरिया होता है ट्राइबल, वहाँ पे आप नहीं जा सकते। तो इस तरह से मूवमेंट पे कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शन है वो लगाई जा सकती है। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन करेक्टर, प्लेसेस लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। कुछ नकारात्मक विशेषता का मतलब कि सरकार ये नहीं कर सकती, सरकार ये नहीं करेगी, सरकार लोगों के फ़ोन टैप नहीं कर सकती। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको वो भी एक उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जबकि कुछ एक पॉजिटिव है, जैसे कि कॉन्फरिंग सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन द पर्सन्स, व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष सुविधाओं का प्रावधान होना, चाहे वो राष्ट्रपति हो या फिर गवर्नर हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती है विशेष सुविधाओं का। या फिर जैसे दलित है या जो पिछड़े हैं उनके लिए सरकार को ऊपर उठाने के लिए, इक्वल लाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव रूप में, एक्शन पॉजिटिव रूप में हो। और एक था कि क्या सरकार नहीं कर सकती है। दे आर जस्टिसिएबल, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये जस्टिसिएबल नहीं है, ये न्यायोचित नहीं है। मतलब कि सीधा कोर्ट में नहीं जा सकते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इनको लागू कराने के लिए कोर्ट है आदेश दे सकता है। जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। ये सरकार को एक डायरेक्शन देते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये जस्टिसिएबल है, वो नॉन जस्टिसिएबल है। डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन ये भी आता है कई बार कि ये फंडामेंटल राइट की गारंटी कौन देता है, तो आंसर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस बात की सुनिश्चित करेगा कि वो संविधान के अनुसार संविधान की पालना करे। दे आर नॉट सैक्रोसेंट और परमानेंट, पार्लियामेंट कैन अटेल और रिपील देम ओनली बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या फंडामेंटल राइट को छीना जा सकता है? देखो, संविधान में जो मूल भावना है संविधान की, उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज पार्लियामेंट है इसको अमेंडमेंट कर सकती है, जैसे कि 31 को हटा दिया गया था, लेकिन मूल भावना को छेड़खानी के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। can be suspended during the operation of national emergency except the right guaranteed by Article 20 and 21। क्या
जो इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी, उस दौरान फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं, हाँ छीने जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 है वो छीने नहीं जा सकते हैं। और आर्टिकल 19 है वो सिर्फ सस्पेंड किया जा सकता है, उनके अधिकारों को सिर्फ थोड़े टाइम के लिए स्थगित किया जा सकता है जब इमरजेंसी है वो वार या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से डिक्लेयर की गई हो। और अब जो इमरजेंसी होती है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से आमतौर पर होती है। अगर अब इमरजेंसी वाले जो एक युग था वो जा चुका है। Their application can be restricted while martial law is in force in any area. अगर मार्शल लॉ क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगती है, मार्शल जो लॉ होता है एक पर्टिकुलर जगह पे लग सकता है, वहां पे जो फंडामेंटल राइट है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, वहां पे रोका जा सकता है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 इसका वर्णन है। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये भी थोड़ा आप समझ सकते हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये नेगेटिव परिवेश में है, मतलब कि अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेयर ऑफ एनी पर्सन, नहीं होगा वो वाली चीजें, नेगेटिव वन वही होगा। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज होता है वो पॉजिटिव फ्रेम में होगा। नेगेटिव फ्रेम का मतलब कि किसी के लिए भी स्पेशल प्रोविजन का कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं होगी किसी के फेवर में। जैसे कोर्ट के सामने सारे लोग, रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो, सब समान है, सब समान है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए जो कानून है, लॉ है, वो समान व्यवहार करेगा। फिर इसका उल्टा है। अब समान परिस्थितियां की बात करें, एक तो क्या है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बहुत ही रिच लोग होते हैं, उनके बच्चों को ऑब्वियसली क्या सुविधाएं ज़्यादा होगी। एक बहुत ही गरीब है, पिछड़े इलाके से आया है, तो ऑब्वियसली क्या है कि उसकी परिस्थितियां अलग है। अब संविधान में पॉजिटिव का मतलब कि सरकार क्या अफर्मेटिव एक्शन ले जिसकी वजह से कि समान परिस्थितियों को मुकाबला समान परिस्थितियों के साथ में हो, उनके साथ में लोगों को समान परिस्थितियां हैं तो मुकाबला फिर हो सकता है बराबरी का, वरना अनइक्वलिटी पहले हो गई है। तो ये इक्वलिटी को इन्फोर्स करने के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आया है, अमेरिका का कॉन्सेप्ट है ये। इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि एक विकलांग है और वो रेलवे की लाइन में लगा हुआ है रेल टिकट लेने के लिए, और कोई ये बोलता है कि कानून के सामने सब बराबर है, तो ऑब्वियसली क्या है कि फिर ये बात आ जाती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कि वो समान परिस्थितियां नहीं है। विकलांग की लाइन अलग इसलिए लग रही है कि परिस्थितियां बराबर नहीं है, इसलिए उनको इस बेनिफिट देकर ये उनके बराबर लाया जा रहा है। तो उस नजरिए से भी सोचिए। अब इस नजरिए को वुमेन रिजर्वेशन के साथ भी जोड़ा जा सकता है। इंटरप्रिटेशन संविधान में वैसे सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन अगर आप उस नज़रिए से देखें तो महिलाओं की का जो कंट्रीब्यूशन लेवल है, जो सामाजिक और आर्थिक और पॉलिटिकल भागीदारी वो कम है, जबकि 50% पॉपुलेशन है। तो ऑब्वियसली समान परिस्थितियां को लाने के लिए, इनको बराबर करने के लिए एक कुछ विशेष प्रावधान किया जा सकता है जिससे कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की तरफ बढ़े। फंडामेंटल राइट एक्सेप्शंस ऑफ इक्वलिटी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि बताया पहले भी इस लाइन आई कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, और कुछ एब्सोल्यूट न होने का इंटरप्रिटेशन ये भी है कि जो प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर ऑफ स्टेट होता है, उनको कुछ इम्यूनिटी दी गई है आर्टिकल 361 में, और वो किसी कोर्ट के प्रति आंसरेबल नहीं होंगे, और अपना काम जो परफॉर्मेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटी, उनका संवैधानिक पद ही ऐसा है कि एक्चुअल में वो एग्जीक्यूटिव की डायरेक्शन एडवाइस के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस तरह की चीज फैसिलिटी दी गई है। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ ऑफिस नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड। जब वो ऑफिस में होते हैं, ऑफिस का उन कार्यकाल के दौरान गवर्नर या राष्ट्रपति के खिलाफ को क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं की जा सकती, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको सीधा जेल में डाला नहीं जा सकता। नो MP or MLA shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said and vote given by them. MLA विधानसभा में या MP लोकसभा में, राज्यसभा में जो बोलते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं सदन की कार्रवाई में,
अगर वो उल्टा सीधा भी बोल देते हैं तो कोर्ट इनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये सदन का मामला है, लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा का चेयरमैन है वही देखेंगे। तो नो इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, ये स्पेशल प्रिविलेजेस है। द फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स एंड डिप्लोमेट एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स। राजदूत होते हैं दूसरे देशों के, उनके खिलाफ डिप्लोमेट होते हैं, वो उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग उनकी चलाई नहीं जा सकती, स्पेशल अनुमति लेने की जरूरत होती है या स्पेशल प्रोविजन होता है। ऐसे साधारण नागरिकों की तरह उनको ट्रीट नहीं किया जा सकता, ये इम्यूनिटी है उनको। आर्टिकल 15, ये था आर्टिकल 14 की बात करी हमने पीछे। अब यह है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल नंबर 16 है, वो ये बोलता है। और जब आर्टिकल ये 16 पढ़े उससे पहले जो स्टूडेंट्स ओबीसी कैटेगरी में, वो मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन ले पहले तो, कि वो अपना सर्टिफिकेट 2017 या आगे जब ये आप एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जैसे कि बीटेक कर रहे हैं, कोई एमटेक कर रहे हैं, कोई और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की हुई है और आज तक कभी भी उन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ी, जबकि वो एज पर फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन उनको वो दर्जा हासिल है ओबीसी कैटेगरी का, तो उसका वो फायदा उठाए। अब वो फायदा उठाते हैं तो ओबियसली उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। 3 साल का सर्टिफिकेट वैलिड होता है, 3 साल तक ओबीसी सर्टिफिकेट का। आप ओबीसी की एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप जा सकते हैं बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड, और वहाँ पे जो सेंट्रल लिस्ट होती है कि कौन कौन सी जातियों को अभी इसमें रखा गया कौन से नहीं है, और वहाँ पे फॉर्मेट भी है और जो एसएससी यूज भी करती है। हालांकि कुछ राज्य सरकारें हैं उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है वो बनाया हुआ है, तो वो भी वैलिड है, क्योंकि ये राज्य सरकारों को सोचना कि वो किस तरह से अपने प्रशासन को चलाते हैं। तो वो सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें और फिर बाद में ये न दुविधा हो कि वो एक एसएससी की बहुत फास्ट डेडलाइन होती है कि आपको नोटिफिकेशन की डेट तक खत्म करना है या एक गाइडलाइंस दी जाती है, तो उस तक सर्टिफिकेट को आपके पास होना चाहिए उस डेट का। और फिर आमतौर पर स्टूडेंट क्या है, 50% ऐसे स्टूडेंट हो जाते हैं जिनके पास वो उस डेट तक का नहीं होता, तो ये एसएससी के लिए भी दुविधा खड़ी कर देते हैं, अपने लिए भी दुविधा खड़ी कर लेते हैं। लेकिन संविधान में इस बात का जरूर है उल्लेख है कि सबसे बड़ा जो राइट होता है ना, वो फंडामेंटल राइट होता है, आपको अपने अधिकारों से कोई वंचित नहीं कर सकता। तो एसएससी के सामने दुविधा आप क्रिएट न करें और फिर एसएससी को ब्लेम करें। हालांकि एसएससी इस तरह के मामलों में थोड़ी लीनियंट होना पड़ता है एसएससी को, ताकि कोई ज़्यादा मामला कोर्ट वगैरह में न जाए और वहाँ पे और ज़्यादा खींचे। तो हो सकता है आपके सर्टिफिकेट को बाद में भी कंसीडर कर ले, आप कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पे सीधा भी जा सकते हैं, वहां पे भी आपको आपके पक्ष में फैसला जा सकता है। अगर आपकी दलील, आपके वकील की दलील एक रीजनेबल है तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं फायदा आपके पक्ष में जा सकता है, अगर एसएससी मना भी करे। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आए, ऐसे झंझटबाजी में आप क्यों पड़े, पहले ही आप अपना सर्टिफिकेट बनाकर तैयार रखें, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब को कोशिश करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है संविधान में जो व्यवस्था की गई है, आप उसका फायदा उठाना जरूरी है और आप उसे उठाइए। अब आ जाते हैं वापस, और आर्टिकल 16 के तहत वो ओबीसी रिजर्वेशन का प्रावधान है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। देखो कुछ एक जातियां हैं वो स्पेशली शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, हिस्टोरिकली सोशली पिछड़ी हुई है। अब उनको आगे लाने के लिए, समान बनाने के लिए उनको कुछ संविधान में स्पेशल रियायत दी गई, और उस रियायत में आर्टिकल नंबर 16 है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब वो पिछड़े ने, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट और बी अंडर द स्टेट ऑफ ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। अब आ जाता है मंडल कमीशन। कमीशन रिकमेंडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 27% ऑफ जॉब्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस। मोरारजी देसाई सरकार ने कमीशन बिठाया जिसका नाम था मंडल कमीशन, और उसकी रिपोर्टें आगे बाद में वीपी सिंह सरकार ने लागू की। 27% रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस को होना चाहिए, क्योंकि पहले एससी और एसटी को रिजर्वेशन थी और बहुत सारी जातियां ऐसी थी जो सामाजिक रूप से काफी ज्यादा पिछड़ी थी, और जो आज के टाइम में, हालांकि ये नहीं है कि जो जनरल कैटेगरी है वो जातियां, उसमें भी बहुत सारे लोग गरीब है, लेकिन जो ये आरक्षण की व्यवस्था है वो सोशल आधार पे है, आर्थिक आधार पे नहीं होती।
और जो आर्थिक आधार पे चीज़ें सरकार फैसले, वो आर्थिक आधार पे सरकार के जो बेनिफिट होते हैं ना, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके तहत कुछ रियायतें दी जाती है इकोनॉमिक, जैसे किसी को सब्सिडी दे दी है, या फिर किसी को फूड सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया है, ले आए हैं, या फिर स्कॉलरशिप दे दी गई है। ये सारी चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक के आधार पे होती है, कास्ट आधार पे वो नहीं होती, सोशल बेनिफिट के आधार पे नहीं होती। लेकिन कई राज्यों में जैसे हरियाणा है, जाट रिजर्वेशन आंदोलन चल रहा है, मराठा रिजर्वेशन है, पाटीदार रिजर्वेशन है, पटेल रिजर्वेशन, और आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी इस तरह की, तेलंगाना में वहाँ पे भी इस तरह की चीज हो रहा है। और पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि जो अगड़ी जातियां हैं वहाँ पे भी कुछ गरीबी है, काफ़ी ज़्यादा हो गई है, स्पेशली वो कास्ट जहाँ जो ट्रेडिशनली खेती बाड़ी से बिलोंग करती हैं, क्योंकि खेती बाड़ी बढ़ नहीं रही है ज़्यादा। तो इस वजह से ये मामला बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है और हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन आता है ओबीसी के साथ रिजर्वेशन की रिकमेंडेशन किसने दी? मंडल कमीशन ने। और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है, सभी को बराबर का दर्जा हो। बराबर का मतलब कि कोई ये नहीं बोल सकता कि फिर रिजर्वेशन क्यों है, उस नजर से नहीं, सोशल बैकवर्ड को बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन है। आर्टिकल 17 बहुत बार एग्जाम में आया है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन ऑफ इट्स प्रैक्टिस। सिविल राइट को प्रमोट करने के लिए, इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत एक बहुत बड़ी बीमारी थी। और एक हाईकोर्ट का, एक दो बार हाईकोर्ट का भी, तमिलनाडु मद्रास हाईकोर्ट का फैसला कि जो बेसिकली अनटचेबिलिटी, आप छूने से आप उसको उस नज़र से नहीं देख सकते, दिमाग में दूसरे कास्ट के प्रति स्पेशल घृणा और उस पर एक उसको गंदी नज़र से देखना, उसको अनटचेबिलिटी बोलते हैं। सिर्फ छूने से नहीं हो सकती है, उससे बड़ा लार्जर कॉन्सेप्ट में है। ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ अनटचेबिलिटी, और ये इतना संगीन क्राइम है अनटचेबिलिटी कि अगर इसमें कोई कन्विक्ट हो जाए 6 महीने की सजा होती है। किसी पर अगर जाति सूचक टिप्पणी कर दे या फिर और इस तरह का कोई दोष पाया जाता है तो उसमें 6 महीने की सजा, और उसके बाद वो इलेक्शन में नहीं लड़ सकता कभी भी, एमएलए और एमपी का, अगर उसको इस मामले में सजा हो तो ये गंभीर अपराध है। आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। आर्टिकल 18 में क्या हुआ कि ये फंडामेंटल राइट देता है बराबरी के लिए, तो उसमें कुछ लोग हेरिडेटरी टाइटल उनका होता है पहले, जैसे महाराजा वीरेंद्र पधार रहे हैं, राय बहादुर, ये जो नोवेलिटी टाइटल है, ये शोभाजी वाले टाइटल हैं, उनको संविधान बोलता है कि इनको हटाओ, उनको यूज नहीं कर सकता कोई। कॉलोनियल टाइटल होते थे, उनको यूज नहीं कर सकता, जैसे कि समाज में कोई गलत मैसेज न जाए। हालांकि जैसे कोई पीएचडी है या इस तरह के जो है वो यूज कर सकता है, डॉक्टर हुआ, कर्नल हुआ, जो कमाए हुए टाइटल हैं वो यूज कर सकते हैं, जो पीछे से आ रहे हैं वो यूज नहीं किए जा सकते। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग दी कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये जो अवार्ड है ये इनसे थोड़े अलग हैं। आप इन टाइटल के साथ इनको नहीं जोड़ सकते, लेकिन इनकी भी एक गाइडलाइंस दी हुई है कि आप ऐसे कर सकते यूज। मान लो सचिन तेंदुलकर रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, आप ऐसे नहीं बोल सकते, बार बार यूज नहीं कर सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर पधार रहे हैं, इस तरह की बातें नहीं हो सकती। रेसिपिएंट ऑफ मतलब कि यूजेस कैसे करने हैं। और कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है इसके ऊपर कि जिन लोगों ने थोड़ा बहुत मिस यूज करने की कोशिश की है। तो ये आर्टिकल 18 के तहत है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन असेंबली। देखो संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 राइट दिए गए हैं फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के 6 राइट दिए गए हैं। तो वो क्या है? फंडामेंटल राइट भी 6 और स्वतंत्रता राइट भी 6 है। और किन चीज़ों में स्वतंत्रता है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपनी भावना को व्यक्त कर सकते हैं। भावना को व्यक्त करने का मतलब ये नहीं कि आप जो मन चाहे किसी के खिलाफ बोल दे, स्पेशली प्राइवेट इंडिविजुअल, उसकी मान और मर्यादा का ध्यान रखना है। ये जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो ज़्यादा ताल्लुक है ना, वो गवर्नमेंट के खिलाफ एज ए अथॉरिटी है ना, उसकी बात हो रही है, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। आप प्राइवेट पर्सन को अपने पड़ोस में रह रहे हैं और उसको गालियां देना स्टार्ट करें,
ठीक है, तो ये एक बहुत गंभीर हो सकता है। या आमतौर में बहुत बार हमने ये भी देखा, फेसबुक है, यूट्यूब है, उसमें लोगों को लगता है हमें तो राइट है, अननेसेसरी कमेंट कर देते हैं और वो फिर मुसीबत में आते हैं। ये फंडामेंटल राइट के तहत उसको आज़ादी नहीं है, ये उनकी पर्सनल जो एक इंसल्ट है उसके अंतर्गत आ जाएगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, बहुत नैरो डिफरेंस है। और मुसीबत का स्पेशली जो स्टूडेंट जॉब की अप्लाई करें वो कभी भी इस झंझट में न पड़े, चीज़ों में ज़रूरत नहीं है। असेंबली सम्मेलन कर सकते हैं आप। कई बार जैसे एसएससी है, एसएससी ने पेपर पोस्टपोन कर दिया या स्टूडेंट को सूट नहीं किया, धरना दे सकते हैं स्टूडेंट, ये आज़ादी है उनको लिमिट में, ऐसा नहीं तोड़ फोड़ कर दे, वो वाली आज़ादी नहीं है। एसोसिएशन, आप किसी एसोसिएशन के साथ जुड़ सकते हैं, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इस तरह के क्लब होते हैं, उनका हिस्सा बन सकते हैं। मूवमेंट, ऑब्वियसली इसमें भी है कि एसोसिएशन, आप किसी जैसे कोई अलकायदा है उसके साथ एसोसिएट होने की कोशिश करें तो ऑब्वियसली ये गैर कानूनी है। तो उसके एक लिमिट होती है। फ्रीडम का मतलब कि आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करवा रहे हैं। मूवमेंट, आप किसी मूवमेंट में भाग ले सकते हैं, जैसे हजारों लोगों ने अन्ना हजारे के आंदोलन में भाग लिया था। रेजिडेंस, निवास, आप जहाँ पे रहना चाहें, घर बनाना चाहें वो बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन कि जैसे अंडमान निकोबार या कुछ ऐसे जो ट्राइबल एरिया होते हैं वहाँ पे उनकी ट्राइबल की कल्चर होती है, उनके साथ छेड़खानी न हो, तो इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। प्रोफेशन, आप जो चाहें प्रोफेशन अपना सकते हैं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है, प्राइवेट जॉब करनी है, बिजनेस करना है, खेल में भाग लेना है, बेरोजगार रहना है, ये आपकी पूरी राइट है। लेकिन आप इलीगल, कोई बोलता है कि मैं टेररिस्ट बनना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता कि इलीगल वाली एक्टिविटी नहीं हो सकती। राइट फ्रेम ऑफ इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आपके पास पूरे फंडामेंटल राइट है, आपको कोई रोक नहीं सकता। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अगर कोई बोलता है मैं इनकम टैक्स लग कर और कोई और दूसरी जॉब भी कर सकता है क्या, फिर डबल एम्प्लॉयमेंट का केस होगा। तो इस तरह की चीज़ों से भी बचकर रहने की जरूरत हो सकती है। पार्ट टाइम के कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, टर्म एंड कंडीशन होती है, उसको ही फॉलो करना होता है। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। आर्टिकल 20 में अगर कोई कन्विक्टेड है, कन्विक्शन से रिलेटेड यहाँ पे है कि अगर कोई अपराधी है, उनको सजा हुई है, तो अपराधी के भी फंडामेंटल राइट है। किस तरह का फंडामेंटल राइट है? अब ये नहीं है कि उसको जैसे कि कसाब था और उसको सरेआम फांसी लटका दी, ऐसा नहीं हो सकता। उसको पूरा लीगल ट्रायल के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक कंट्री है। या हम देखते हैं कि बहुत बार अड़ोस पड़ोस में इस तरह के मुकदमे होते हैं, इस तरह के झगड़े होते हैं या कुछ कांड भी हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें पता है कि वो अपराधी है, लेकिन आप उसको एक जो ह्यूमन ट्रीट करते हो पूरा मौका देंगे अपने आप को डिफेंड करने के लिए, उसको वकील प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि कसाब या दूसरे जो आतंकवादी थे उस केस में ऐसा हुआ, और जब तक वो उसको प्रूव नहीं कर दिया जाता कोर्ट द्वारा तब तक उसको घोषित नहीं किया जा सकता, बजाय कि सबको पता है कि ये है। दूसरा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं किया जा सकता कि एक बार आप किसी को सजा देने के लिए स्पेशल कानून में बदलाव ले आए हैं, कानून में बदलाव ले आए और उसको पहले सजा मान लो 6 महीने की हुई है, अब उसको कानून में बदलाव लाकर उसको दोबारा 2 साल के लिए 5 साल के लिए सजा नहीं दिलवाई जा सकती। आप नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कोई ऐसा कानून जो पहले के प्रोविजन को उसकी जो राइट है उनमें उसमें बाधा पहुंचा रहे हो और उसको उसके साथ में ऐसा लग रहा है कि इसको टॉर्चर करने के लिए, उसको ज़्यादा सजा देने के लिए कोई नया कानून ऐसे लाया है, वो नहीं बनाया जा सकता। नो डबल जियोपार्डी, किसी को भी एक मामले में 2 सजा नहीं हो सकती, दोहरी क्षति नहीं की जा सकती, डबल जियोपार्डी। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप किसी को अपने खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 20, और ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, उसे आप ये जरूर ध्यान रखना, एसएससी का इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ये सबसे बड़ा राइट है, जीने का अधिकार।
उसको अपने पर्सनल जो लिबर्टी होती है उसका ये अधिकार है, जीने का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है कि आप कैसे रहना चाहते हैं, आपकी पूरा राइट है, क्या खाना चाहते हैं, कहाँ पे नहाना चाहते हैं, ये पूरा राइट आपको। दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 इज ऑफ वाइल्डेस्ट एम्पलीट्यूड एंड इज कवर ए वैरायटी ऑफ राइट दैट गो टू कंस्टिट्यूट दैट पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए मैन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसी की फोन टैप क्या सरकार कर सकती है, वो ऑब्वियसली क्या है कि उसको स्पेशल परिस्थितियों में तो कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक रूटीन की हैबिट बना ले, या सरकार है आपके जो पर्सनल लिबर्टी होती है उसके अंतर्गत कोई छेड़खानी करे। जैसे कि कई लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे डीमोनेटाइजेशन के इश्यू पे कि हमारी जो पर्सनल लिबर्टी है और जो बाकी संविधान का ढांचा है उसमें कहीं कहीं ये छेड़खानी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं माना। ये इंटरप्रिटेशन का भी सवाल आ जाता है कि आप किसको मान रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल फैसला करेगा। आर्टिकल 21A बाद में जोड़ा गया, और राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एलिमेंट्री बेसिक जो बुनियादी शिक्षा है वो सभी को मिले। तो स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। अब ये ध्यान रखना, क्या सभी को फ्री एजुकेशन मिलेगी? नो, 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। दूसरी बात क्या कि ये स्टेट को प्रोवाइड करना है। अब इसका मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे ऑब्वियसली उन्हीं को तो प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन ये सभी बच्चों का ये फंडामेंटल राइट है कि उनको शिक्षा मिले। दिस प्रोविजन वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। एग्जाम पॉइंट ऑफ से दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 में हुआ और 21A का संबंध किससे, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल कॉन्फर द फॉलोइंग राइट्स। ये अरेस्ट और डिटेंशन कि किसी को कोई सरकार है या पुलिस है जबरदस्ती गिरफ्तार नहीं कर ले, उससे रिलेटेड है वो राइट है। ए कि राइट टू बी इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। कोर्ट में बताना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर किसको द राइट टू प्रोड्यूस बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग जर्नी टाइम। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए जिसको आपने पकड़ा है, पुलिस को ये या सरकार को ये आदेश है इस फंडामेंटल राइट के जरिए, और क्यों पकड़ा गया है, उसको क्यों गिरफ्तार करिए, उसका बताइए, इन्फॉर्मेशन बताइए क्यों, और राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर। और फिर वो वकील से बात कर सकता है, वकील प्रोवाइड किया जाएगा उसको ताकि उसको डिफेंड किया जा सके, और कोर्ट को तब लगता है कि हाँ ये वास्तव में इसको गिरफ्तारी जरूरी है, अरेस्ट करना जरूरी है और जायज़ है, तभी आगे होगा, वरना उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो इसका बहुत बड़े पैमाने पे मिसयूज हो सकता था पुलिस का। आर्टिकल 23 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। आप किसी से जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते, जबरदस्ती किसी को दास नहीं बना सकते, नौकर नहीं रख सकते, देवदासी नहीं रख सकते। इमोरल ट्रैफिक में जो महिलाओं बच्चों का जो अनैतिक देह व्यापार होता है, वेश्यावृत्ति होती है, उस तरह की चीज़ें नहीं करवा सकते। सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। पहले होता था पुराने ज़माने में कि वो दास को बेचा खरीदा जाता था। दासों की पर्टिकुलर मंडियाँ होती थी कई अफ्रीकन कंट्री में भी और इंडिया में भी, कहीं चोरी छुपके इस तरह के होता था। एक्सप्रेशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब ये सारी चीज़ें इंक्लूड होता है। तो जो व्यापार से रिलेटेड है, जो वो बच्चों से रिलेटेड फोर्स लेबर हो, हालांकि ये फोर्स लेबर जो है बच्चों से रिलेटेड तो अगला आर्टिकल है, लेकिन ये लेबर से रिलेटेड है, किसी के साथ भी क्यों ना हो तो वो नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 23 इस बात का बोलता है, शोषण को रोक रहा है। और आर्टिकल 24 तो स्पेशल बच्चों से रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बच्चों के काम करने से मनाही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 25। ये सारे आर्टिकल आपको याद भी रखने हैं। और आप जब ये टायर 3 देते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत काम आती है, तो नॉलेज इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट ऑल्सो।
फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। जो धर्म के आधार पे आपको अपना राइट है, आप कौन सा धर्म अपनाना चाहते हैं, कौन सा, अगर आप हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, श्री राम की पूजा करना चाहते हैं, या किसी और की पूजा करना चाहते हैं, किसी भी धर्म में हो आप अपने वो आप ऐसा कर सकते हो, फ्रीडम है आपको। वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन में जो किरपान होते हैं बहुत बड़ी भूमिका होती है और उनको ये अलाउ है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 बोलता है कि जो रिलीजियस धार्मिक धर्म से रिलेटेड है, रिलीजियस अफेयर है, चाहे वो आरती करना हो, चाहे वो मुंडन करवाना हो, चाहे यज्ञ करना हो, हवन करना हो, ये आपको इन चीज़ों से पूरा आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेज, मंदिर बनाना हो, ये आपका राइट है। राइट टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। धर्म से रिलेटेड अगर आप कोई जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का इकट्ठा कर रहे हैं, आप अपना मंदिर कर रहे हैं, ये आपको पूरा राइट है। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डिंग विद द लॉ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोगों के खिलाफ हो, आप सड़क पे एक मंदिर बना दें, ऐसा नहीं हो सकता। आर्टिकल नंबर 27 क्या बोलता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। आर्टिकल 27 ये बोल रहा है कि आपको पूरी फ्रीडम है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन एंड प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। धर्म के आधार पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता, तो इसलिए जो बड़े बड़े प्रचारक होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि ये आजकल बहुत बड़ा अच्छा प्रोफेशन बना हुआ है, तो ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है, लेकिन मुद्दा यह है कि धर्म के आधार पे आप टैक्सेशन नहीं लगा सकते। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। अगर कोई किसी भी बंदे को मजबूर नहीं कर सकते कि आप टैक्स पे करना है आपको, क्योंकि आपने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है वो धर्म के आधार पर बनाई हुई है। आर्टिकल 28 क्या बोलता है? फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। देखो, गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे कई बार क्या होता है कि जैसे हवन करना है, अब कोई दूसरे हवन आमतौर पर हिंदू समाज से रिलेटेड होता है, अगर कोई दूसरे समाज के बच्चे पढ़ते हैं, दूसरे कम्युनिटी के धर्म के पढ़ते हैं, तो उनको अलाउड है कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे आप वो कर सकते हैं। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड। और आप जो स्टेट गवर्नमेंट के संस्थान होते हैं उसमें कोई भी धार्मिक से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड जुड़े हुए जो इंस्ट्रक्शन है वो नहीं दी जा सकती। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 कल्चर एंड एजुकेशनल राइट है माइनॉरिटी से रिलेटेड। माइनॉरिटी ग्रुप से रिलेटेड है, कुछ एक स्पेशल, जैसे जैन से रिलेटेड है, जैन धर्म है उसको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया हुआ है, जो पारसी हैं तो उनकी अपनी कुछ कल्चर होती है और उनको संविधान में इस बात का राइट है कि वो अपने एजुकेशनल कल्चर को रिटेन करना चाहे, मेंटेन करना चाहे, वो करें। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। Any section of citizen residing in any part of India having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same। तो ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी ग्रुप है, उनके प्रति उनको एक आज़ादी दी गई है कि वो अपने आप को ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट है उनका। आर्टिकल 30 क्या बोलता है? राइट ऑफ माइनॉरिटी टू माइनॉरिटी, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो माइनॉरिटी ग्रुप है, जैसे कि जैन से लगाए, अभी पिछले कुछ एक सालों में ही जैन को माइनॉरिटी का दर्जा मिला है, या दूसरे जो माइनॉरिटी ग्रुप है जैसे कि सिख है, वो अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको वो रख सकते हैं, जैसे खालसा कॉलेज हुआ या फिर एसपी जैन या और भी आजकल आ रहा है, तो ये जो संस्थान है, ये माइनॉरिटी ग्रुप है, वो ऐसे रन कर सकते हैं, उनका स्पेशल राइट है।
क्योंकि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से संविधान में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, right to constitutional remedies, right to move the Supreme Court for the enforcement of fundamental rights including the writs of। आर्टिकल 32 है वो सबसे अहम है, सबसे अहम है। और क्यों अहम है? क्योंकि ये आर्टिकल अपने आप में पूर्ण तब होगा जब फंडामेंटल राइट वाला, जब ये आर्टिकल नहीं होता तो बहुत मुश्किल होती है उसको इम्प्लीमेंट करना। अब ये क्या बोल रहा है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आपके पास संविधान में सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाने का अधिकार है। ये कौन दे रहा है? आर्टिकल 32 दे रहा है। तो ये बहुत ही नोबल आर्टिकल है कि इसमें से कि आप सीधा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये आपकी अपने आप में फंडामेंटल राइट बना दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इलाज है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके पास है। राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग रिटो, और आपके पास सीधा राइट मिलता है सुप्रीम कोर्ट में जाने का इस आर्टिकल के तहत। और 6 टाइप के रिट फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इश्यू कर सकते हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोविशन, सर्सरी और को वारंटो। सुप्रीम कोर्ट करता है ये जो रिट इश्यू आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के तहत ये रिट इश्यू करते हैं। दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ये जो रिट है वो क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ से आर्टिकल 32 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हेबियस कॉर्पस, इट इज an order issued by the court to a person who has detained another person to produce the body of the latter before it. The court then examine the cause and legality of the detention. If the detention is found to be illegal, it would be set the detained person free. तो ये जो अथॉरिटी है या दूसरा जो पर्सन है जिसने कि डिटेन किया है उसको बोला जाएगा टू प्रोड्यूस द बॉडी। हेबियस कॉर्पस है, उसका मतलब यह है प्रोड्यूस द बॉडी, टू हैव द बॉडी, बॉडी प्रोड्यूस की जाए। बॉडी प्रोड्यूस का मतलब कि जो आदमी को डिटेन किया उसको पेश किया जाए, और उससे जब कोर्ट पूछेगा हाँ भी क्यों किया गया और उसके वकील से जिरह होगी, तो उस टाइम में अगर ये पाया गया कि इसको गलत तरीके से पकड़ा है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ये हेबियस कॉर्पस की रिट है वो लगाई जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं इसको। न्यायालय जांच करता है उसकी कि उसको उसकी बॉडी को पेश किया जाए। ये नहीं बोल सकता कि उसको हमने वहां बिठा रखा है, ये नहीं, उसको लाया जाए। मैंडेमस, इसका मतलब है लिटरली मीनिंग वी कमांड, हम आदेश देते हैं। वी कमांड इसका मतलब हम आदेश देते हैं। इट इज कमांड इशूड बाय कोर्ट टू ए पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटी दैट ही हैज फेल्ड और रिफ्यूज टू परफॉर्म। अगर किसी का ओबीसी सर्टिफिकेट की बात आई थी बीच में, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, कोई पब्लिक ऑफिशियल ये बोलता है कि मैं सर्टिफिकेट बनाकर नहीं दूंगा। आप गए वहां पे कलेक्टर के पास में, कलेक्टर ने बोला कि मैं तो नहीं बनाकर दूंगा एससी सर्टिफिकेट, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको जानकारी है कानून की तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में पहुंच सकते हैं और ये आदेश दिया जाएगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का उसको कि भाई इसको बनाकर दे, तो वो बनाकर देना पड़ेगा क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है वो। तो ये आदेश कोर्ट है ऐसे दिलवा सकता है। हालांकि ये मामला थोड़ा कानूनी ज्यादा है, लेकिन ऐसा राइट जरूर है। तो जिनको जानकारी है वो फायदा उठा लेते हैं जिनके पास पैसा है, क्योंकि कोर्ट में जाने के लिए ऑब्वियसली क्या है कि देखने में भले लगे कि सबको बहुत आसान होता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता कोर्ट में लड़ाई करना। प्रोविशन लिटरली मीन्स टू बिल्ड फॉरबिड, रोकना जिसको बोलते हैं। प्रोविजन का मतलब रोकना। इट इज इश्यूड बाय हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुडिक्शन, कैन बी इश्यूड ओनली अगेंस्ट द जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। एक तो क्या है कि जो प्रोविजन होता है ये वाला प्रतिषेध जिसको बोलते हैं, वो न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ ही जारी कर सकते हैं। और वो क्यों किया जाता है कि क्या उसका कार्य अक्षेत्र है वो, या कहीं ऐसा तो नहीं उसने कुछ ज्यादा ही अपनी जो पावर है उसको मिसयूज किया है, ज्यादा यूज कर दिया है। उसको रोकने के लिए हाई कोर्ट है वो लोअर कोर्ट भी हो सकता है कि किसी के पीछे पड़ जाए, तो उस किसी के पीछे ना पड़े और वो संविधान के अनुसार काम करे, बदला लेने की कोशिश न करे, या किसी के एक टारगेट न करे, कोई ट्रिब्यूनल या लोअर कोर्ट है तो उस केस में हाई कोर्ट फिर उनको रोकेगा।
उसको बोलते हैं प्रोविजन, ये आपके पास राइट है। फिर आता है सरसोरी उत्प्रेषण जिसको बोलते हैं। इट इज इश्यूड बाय हाई कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल आइदर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विद द लेटर टू इटसेल्फ और क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ द लेटर इन ए केस। इट इज इश्यूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन और लेक ऑफ जुरिडिक्शन और एरर ऑफ लॉ। अगर हाई कोर्ट में को ये संज्ञान चला जाता है कि जो लोअर कोर्ट है ये ठीक ढंग से किसी मुकदमे की सुनवाई नहीं कर रहा, तो वो या तो उस केस को किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकता है, या क्या अपने पास ले सकता है, या उनके जो आदेश है उसको रद्द कर सकता है। तो ये जो है मामले को जो त्रुटिपूर्ण जजमेंट होता है लोअर लेवल पे, उसको रोकने के लिए ऐसा हाई कोर्ट कर सकता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये रिट होती है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों द्वारा जारी की जाती है। को वारंटो लिटरली मीन्स बाय व्हाट, और ऑब्वियसली लोअर कोर्ट का तो हाई कोर्ट ही करेगा, जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन क्या आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों में हाई कोर्ट के लिए को बोल सकते हैं कि आप एक बार पहले वहां पे ट्राई कीजिए। ये इंटरप्रिटेशन होगा। फिर वाई वारंटो लिटरली अधिकार परीक्षा बोलते हैं हिंदी में इसको। लिटरली मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। It is issued by the court to inquire into the legality of claim of person to a public office। आपसे ये अगर किसी ने आदेश जारी किया है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, कि ये बोला जाता है कि आप एसएससी की एग्जाम नहीं दे सकते और ये आपके डिप्टी कलेक्टर है वो आदेश पारित कर देते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऑब्वियसली आपको वो रोक नहीं सकता एग्जाम देने से, इसलिए वो नहीं कर सकता, लेकिन वो उसने बेवकूफ़ी की वजह से कर दिया है, तो फिर वो को वारंट लागू हो जाएगा। उसके ऊपर पूछा जाएगा कोर्ट द्वारा कि आपके पास कौन सा ऐसे पावर थी जिसकी वजह से आपने ये बेहुदा बात की है कि आप सिर्फ बस से ही जाएंगे, एसएससी का एग्जाम नहीं देंगे, आपको ये ड्रेस पहननी है, ड्रेस पहननी है। तो जो अननेसेसरी जो आदेश होते हैं या दूसरों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हुए आदेश लगे, तो उनको रोकने के लिए कोई अथॉरिटी ऐसा न कर बैठे, वो को वारंटो द्वारा उनको सेट असाइड कर दिया जाता है। तो ये है फंडामेंटल राइट जो अच्छा रिट है, और रिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं उम्मीद करता हूँ जो फंडामेंटल राइट की सारे जो जानकारी है आपको समझ में आई होगी, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।